Hello everyone, good morning. This is Ayushi Ehluwalia here, and this is my YouTube channel. In this channel, I'll be posting daily current affairs question so that you can have an idea about what's going on, and these questions will be very relevant for all kind of competitive exams like any government exam, SSC, banking, defense services, civil services, state exams. They'll cover everything. So without wasting time, let's delve into the question. But first up, I would like to request you to subscribe to my channel to support me so that I can make more useful content for you people, right? So let us now look into our first question. So first question is, which country recently got the presidentship of United Nations Security Council for the month of August? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हम सबको पता ही होगा. दिस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था कि दुनिया में इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को किस तरीके से स्ट्रेंथन करना है, किस तरीके से मजबूत करना है. ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ऐसा दोबारा कोई सिचुएशन इमर्ज ना हो, तो इंटरनेशनल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है. ये ऑर्गेनाइजेशन के 15 मेंबर हैं टोटल. 5 आर परमानेंट मेंबर, 10 आर नॉन परमानेंट मेंबर. 5 परमानेंट मेंबर जो हैं वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के जो विक्टर्स थे उन्होंने अपने आप को परमानेंट मेंबर बनाया. 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड फ्रांस, राइट. और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं. तो जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका इलेक्शन होता है एवरी 2 ईयर. दे गेट री इलेक्टेड, मतलब एक मेंबर जो नॉन परमानेंट मेंबर है उसको 2 साल की टर्म मिलती है सर्व करने के लिए. सो करंटली इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड बीइंग अ नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया को अगस्त मंथ के लिए प्रेसिडेंटशिप मिली है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की. तो ये जो प्रेसिडेंटशिप मिलती है ये मंथली बेसिस पे मिलती है. लाइक जुलाई के मंथ के लिए इट वाज विद फ्रांस. जुलाई के मंथ के लिए द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वाज विद फ्रांस, लेकिन अगस्त के लिए ये इंडिया को मिली है. तो इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि जब आपको प्रेसिडेंटशिप मिलती है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो मंथ का एजेंडा डिसाइड कर सकते हो. ठीक है, तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी, विल बी टॉकिंग अबाउट इशूज़ ऑफ टेररिज्म देयर. तो ऐसे करके, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी इंडिया एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की सोच रहा है कॉल्ड यूनाइट अवेयर. रिमेंबर, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइट अवेयर. सो ये जो यूनाइट अवेयर एप्लीकेशन है ये यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, पीस कीपिंग फोर्सेज उनका काम होता है कि जो वॉयलेंट एरियाज़ हैं, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो फोर्सेज जाके काम करती हैं, देखती हैं, इंश्योर करती हैं वहाँ पीस और सिक्योरिटी. तो पीस कीपिंग फोर्सेज को जिस एरिया में वो जा रही है वहाँ की टेरेन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उस एरिया की एक तरह से सिचुएशनल अवेयरनेस देना पीस कीपिंग फोर्सेस को, ये काम होगा उस एप्लीकेशन का. यूनाइट अवेयर करके वो एप्लीकेशन है. इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू सी इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो सिंपल आपके क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिला होगा. विच कंट्री रिसेंटली गॉट द प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? सो आंसर वुड बी ए, इंडिया, राइट. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so question number 2 is related to InSight mission. Question number 2 is, which space agency is looking forward to look deep beneath Martian surface in a mission called InSight, right? So InSight mission basically नासा का मिशन है. ठीक है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का मिशन है InSight, और InSight मिशन के अंदर नासा actually wanted to look
actually wanted to go into the internal structure of Mars, to study about, to go into details of the internal structure of Mars. So ये मिशन 2018 में आया था, 2 साल का ये मिशन था, 2 साल के लिए वहाँ जो सिस्टम था उसको डिप्लॉयड रहना था, और अब 2 साल के बाद 2018 में ये मिशन लॉन्च हुआ था, तो 2 साल के बाद अभी 2020-2021 में इसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं. सो दैट्स वाई दिस मिशन इज इन न्यूज़. सो ध्यान रखना, इनसाइट मिशन किसका है? नासा स्पेस एजेंसी का, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? द पर्पस इज टू लुक इनटू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्स, टू हैव अ लुक, to have a deep look beneath the Martian surface, right? Now moving to question number 3. Question number 3 is related to Ramappa temple. Very important question. Under the rule of which dynasty Ramappa temple was built, right? So the answer here is Kakatiya dynasty. The answer is काकाटिया डायनेस्टी. थोड़ा सा रामप्पा टेम्पल के बारे में देखते हैं. आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि रामप्पा टेम्पल को अभी अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है. ठीक है, इंडिया से आपका एक रामप्पा टेम्पल विच इज़ फ्रॉम द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और उसी के साथ साथ आपका ढोलावीरा जो साइट है, हरप्पन जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, ये दोनों चीज़ों को, ये दोनों जगहों को आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है. सो इट्स इन न्यूज़, दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी इट. सो इस टेम्पल के बारे में देखते हैं, रामप्पा टेम्पल के बारे में. सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ. लेटेस्ट एंट्री अभी मिला है, इसका दूसरा नाम, अनदर नेम इज रुद्रेश्वरा टेम्पल. तो अगर वहाँ ऑप्शन में रामप्पा टेम्पल ना हो, सो मेक श्योर कि आपको इसका नाम पता है. एक्चुअली इसका ओरिजिनल नाम ही रुद्रेश्वरा टेम्पल है. रामप्पा टेम्पल नाम पड़ा है ऑन दी नेम ऑफ द आर्किटेक्ट जिसने वो टेम्पल को बनाया था. सो रुद्रेश्वरा टेम्पल, रामप्पा टेम्पल, वन एंड द सेम थिंग. ठीक है. काकातिया डायनेस्टी का जो जनरल थे रुद्रा रेड्डी, उन्होंने ये टेम्पल को बनाया था, और उस टाइम काकातिया डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो राजा थे, ही वॉज गणपति देवा. ठीक है. ये टेम्पल की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है. इट इज़ मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, ब्यूटीफुल मार्वलस टेम्पल, ग्रेनाइट. जो ये टेम्पल में पिलर्स हैं, द पिलर्स वो बहुत लस्टर है उनके अंदर, दे शाइन एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट. ठीक है. और एक बहुत यूनिक स्पेसिफिकेशन इसका है कि यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रिक्स देखने को मिलती है. एक्चुअली जो ब्रिक्स ये टेम्पल में देखने को मिलती हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम है. दे हैव अ वेरी लो डेंसिटी. देयर डेंसिटी इज अराउंड 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो उनकी डेंसिटी बहुत कम है, इसलिए वो वाटर पे फ्लोट करती है. तो इसीलिए फ्लोटिंग ब्रिक्स इज वन ऑफ द मेन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस टेम्पल. ठीक है. और मार्को पोलो जो है, आप सबको पता होगा, मार्को पोलो का नाम सबने सुना होगा. मार्को पोलो ने इस टेम्पल को डिस्क्राइब किया था एज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल्स. ठीक है, कि ये गैलेक्सी ऑफ टेम्पल का ब्राइटेस्ट स्टार है. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज पेपर में कभी कभी क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं कि ये मार्को पोलो ने किस टेम्पल के बारे में कहा था. तो यू शुड बी अवेयर इट वॉज सेड अबाउट रामप्पा टेम्पल, राइट. सो रामप्पा टेम्पल के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने पढ़े, बट थोड़ा और डिटेल में आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करना. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है. अच्छा, ये 2 चीज़ें ऐड होने के बाद रामप्पा टेम्पल ऐड हुआ और आपका ढोलावीरा ऐड हुआ. इसके बाद आपकी इंडिया से टोटल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसका नंबर हो गया 40. ठीक है. 3 क्लासिफिकेशन होता है, एक नेचुरल साइट्स होती हैं, एक कल्चरल साइट्स होती हैं, और एक मिक्स्ड कैटेगरी होती है. सो टोटल मिला के अभी इंडिया की 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है. आपको मुझे बताना है कितनी नेचुरल है, कितनी कल्चरल है, और मिक्स्ड में एक ही है, उसका नाम भी आपको बताना है. और जितनी भी वो साइट है ना, 40 हैं, सबके बारे में तो नहीं, पर उसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. तो उनके बारे में भी डिटेल में थोड़ा थोड़ा आज आप लोग पढ़ना होमवर्क में. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ढोलावीरा. एज आई टोल्ड यू, ये भी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडक्ट हुआ है. सो क्वेश्चन इज ढोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज इन विच स्टेट. सो यू ऑल शुड बी aware about it. It's in Gujarat, right?
Dholavira is one of the prominent site of Indus Valley civilization. In fact, it is the 5th largest site of Indus Valley civilization. ठीक है, बहुत important है. और ढोलावीरा जो है ना, it is basically जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला रीजन है, वहाँ पे ये लोकेटेड है. और ढोलावीरा इज नोन फॉर इट्स अर्बन प्लानिंग, फॉर दी वाटर मैनेजमेंट. जो इनका उस टाइम पे वाटर मैनेजमेंट था, जिस तरह से अर्बन प्लानिंग इन लोगों ने की थी, उसके लिए ये साइट आपका फेमस है. ठीक है, इट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात. और गुजरात से आफ्टर द एडिशन ऑफ ढोलावीरा अब 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं. सो आप लोगों को आज देखना है कि गुजरात से, ढोलावीरा से अलग बाकी 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी हैं, एंड यू हैव टू लीव योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन, राइट. So the answer is A, Gujarat. Moving to next question, e-rupee. This is the last question of today. So the e-rupee system is developed by, ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि जो e-rupee सिस्टम है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. अब समझो कि e-rupee कैसे काम करता है, क्या है. इंडिया के अंदर कॉन्टेक्टलेस डिजिटल पेमेंट को ये बूस्ट करेगा. कैसे? अभी आप लोग डिजिटल पेमेंट हम सभी लोग यूज़ करते हैं, यूपीआई पेमेंट हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, धीरे धीरे डिजिटल पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ रहा है. तो उसी को एक तरीके से सपोर्ट करने के लिए e-rupee सिस्टम प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया. इसका काम बेसिकली क्या है, ये पर्सन ओरिएंटेड और पर्पस ओरिएंटेड है. कैसे? लेट मी एक्सप्लेन. इसके अंदर आपको किसी ऐप का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई डिजिटल ऐप, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, राइट. ये पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक है. फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को, लेट्स सपोज कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को कोई इंसेंटिव दे रही है कि आप जाओ, आप घूमो, एंड वी विल बी गिविंग यू द चार्जेस ऑफ योर स्टे. कि आप कहीं बाहर वेकेशन पे जाओ और आपका जो वहाँ होटल में रुकने का जो भी खर्चा होगा, जो भी चार्जेस होंगे, वो हम लोग आपको पे करेंगे. तो वो चार्जेस कंपनी जब पे करेगी तो वो कैश दे सकती है या फिर डिजिटली यूपीआई का यूज़ करके पे कर सकती है. लेकिन e-rupee सिस्टम के साथ क्या होगा, वो जो स्पेसिफाइड पर्सन है, वो एक स्पेसिफाइड पर्सन है जिसको हमने ये बोला है कि आप जाओ और वेकेशन बनाओ. और पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि उसका होटल का एक्सपेंस आपको कवर करना है. सो फॉर अ स्पेसिफाइड पर्सन, फॉर अ स्पेसिफाइड पर्पस, क्या होगा कि कंपनी उस इंसान को कोई ऐसा QR कोड सेंड करेगी, या तो QR कोड सेंड करेगी या फिर कोई SMS सेंड करेगी. और वो SMS के अंदर ई-वाउचर होगा, और वो QR कोड या फिर ई-वाउचर का यूज़ करके वो होटल में जाके, मतलब जो पर्सन है जिसको ये मिला है, वो होटल में जाएगा. होटल में जो मैनेजर होगा, जो भी वहाँ पे स्टाफ होगा, उसको वो दिखाएगा कि ये QR कोड है, मेरी कंपनी ने मुझे बोला है कि वो मुझे एक तरीके से स्पॉन्सर कर रहे हैं कि मैं आऊँ ट्रिप पे, और ये मेरा QR कोड है या फिर ये मेरा ई-वाउचर है, एंड आई एम हियर टू स्टे. सो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि कैशलेस है, कैश का कोई यूज़ नहीं है, कॉन्टेक्टलेस है. आपको सिंपली QR कोड जो आपको दिया जा रहा है, वो QR कोड आपको जाके रिक्वायर्ड जगह पे दिखाना है, या फिर जो ई-वाउचर होगा, उसमें कुछ नंबर्स होंगे या कुछ भी, वो ई-वाउचर जाके आपको रिक्वायर्ड जगह पे दिखाना है, एंड योर जॉब विल बी डन, राइट. सो दिस e-rupee सिस्टम में क्या होगा, आपको QR कोड मिलेगा, या फिर आपको एक SMS के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन पे एक आपको कूपन कोड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कूपन मिलेगा, और आपके पास आया, ठीक है, आप गए और आपने जाके दिखाया और आपका काम हो गया. दैट्स इट, सो मच सिंपल. सो ये जो e-rupee सिस्टम है, इट इज़ टू बी यूज बाय द गवर्नमेंट इसको वेलफेयर सर्विसेज के लिए यूज़ करेगी. ठीक है, इससे बोला जा रहा है कि वेलफेयर सर्विसेज को और ज़्यादा स्मूथली गवर्नमेंट ऑपरेट कर पाएगी, चला पाएगी, और इसको प्राइवेट प्लेयर्स भी, प्राइवेट कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट कैसे यूज़ करेगी? फॉर एग्जांपल, किसी इंसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, जैसे फार्म सब्सिडी है, स्कॉलरशिप है, किसी को सब्सिडी देनी है, तो उसके अकाउंट में कैश भेजने से अच्छा है कि उसको वो QR कोड या SMS भेज दो, और वो रिक्वायर्ड जगह पे जाए और दिखाए कि देखो ये मेरे पास QR कोड है या ये कूपन कोड है, और मुझे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली है या स्कॉलरशिप मिली है. सो दिस e-rupee सिस्टम इज गोइंग टू smoothen the process, right? So this e-rupee system, it is actually developed by National Payment Corporation of India. National Payment Corporation of India along with आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है,
उनके साथ कोलैबोरेशन में इन्होंने किया है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और आपकी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये वेलफेयर सर्विसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। और जो आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, ये सभी ने मिलकर कोलैबोरेशन में इस सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन इसमें मेजर रोल किसका है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो द आंसर वुड बी सी, दैट इज NPCI, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको ये अच्छा लगा, तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू, इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और कल like on a daily basis regularly I'll give you such 5 topics जिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।